गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि जो आज हमारा जो वीडियो होगा वो आधुनिक भारत पर होगा। और ये जो है आधुनिक भारत भारतीय इतिहास का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ हम इसमें देखेंगे यूपीपीसीएस या जो अन्य राज्यों की पीसीएस लेवल की परीक्षा उनको, यूपीएसआई, दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस के साथ साथ यूपी पुलिस और भी बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो है यहाँ से जो क्वेश्चन है वो मोस्टली पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो आधुनिक भारत की जो हमारी जो शुरुआत होगी, क्यों एकदम जो एक ऐसा एक टाइम आता है या ऐसा फेज़ आता है कि वो फेज़ जो है आधुनिक हो जाता है। आधुनिक के पीछे ऐसे कौन कौन से कारण थे कि जिसकी वजह से जो है ये जो है आधुनिक भारत कहलाया। तो सबसे पहले हम देखेंगे आधुनिक भारत के 4 पिलर्स माने गए, 4 पिलर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। सबसे पहले जो पहला जो है स्तंभ है वो है भारत को अंग्रेज़ों ने जीता। भारत को अंग्रेज़ों ने जीता। दूसरा यहाँ पे हम दूसरा जो स्तंभ देखेंगे वो देखेंगे कि जैसे ही अंग्रेज़ों ने भारत को जीता, जीतने के साथ ही यहाँ पर आधुनिक प्रशासन की नींव रखी। मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, आधुनिक प्रशासन। तीसरा जो स्तंभ था यानी कि पिलर था वो था आधुनिक शिक्षा, मॉडर्न एजुकेशन, आधुनिक शिक्षा। फोर्थ पिलर यानी कि जो चौथा स्तंभ था वो था कि इंडिया में आने के बाद जो इंडिया के अंदर बहुत सारी जो बुराइयां थी जिनको हम धर्म के साथ जोड़ करके देख रहे थे, यानी कि सामाजिक और धार्मिक सुधार, धार्मिक और सामाजिक और धार्मिक सुधार। तो ये जो 4 चीज़ें हम देखेंगे कि आधुनिक भारत में कहीं ना कहीं ये जो 4 पिलर थे जिसकी वजह से जो है एक फेज जो है जो आगे चल कर के आधुनिक भारत कहलाया। अब यहाँ पे आधुनिक भारत की बात करेंगे तो जैसे ही अंग्रेज़ों ने भारत को जीता और यहाँ की जो भी रॉ मटेरियल था उसको लेकर के ये अंग्रेज़ जो हैं सीधा का सीधा जो है इंग्लैंड भेजने लगे। और इंग्लैंड भेजने की वजह से जो यहाँ के जो इंडियंस थे उनके जो है उनको लगा कि कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं हमारी चीज़ों पर जो अधिकार है वो अंग्रेज़ों ने जमा लिया है। और जमाने के तहत थोड़ा सा हम देखेंगे कि इंडियंस और अंग्रेज़ों के बीच में थोड़ा सा क्लैश होगा। और क्लैश होने के साथ साथ हम देखेंगे जो 3 पॉइंट हैं, इन 3 पॉइंटों की वजह से, इन 3 पिलर की वजह से भारत के अंदर लोगों में जागरूकता आई। और जागरूकता के आने के साथ ही यहाँ पर देखेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय चेतना जागी। और ये राष्ट्रीय चेतना जागने के साथ ही ये राष्ट्रीय चेतना किस में परिवर्तित हो गई? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। यहाँ से जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत भी होगी। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ हम सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आधुनिक भारत का जो टाइम है वो 2 चीज़ों में देखा जाता है। एक तो प्री मॉडर्न इंडिया, प्री मॉडर्न इंडिया यानी कि 1757 से लेकर के 1857 ईस्वी। दूसरा जो टाइम है पोस्ट मॉडर्न इंडिया, इसका जो पीरियड है
वो 1857 से लेकर के 1947 ईस्वी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो देखेंगे वो देखेंगे प्री मॉडर्न इंडिया। और जो प्री मॉडर्न इंडिया है इसकी जो शुरुआत है वो बंगाल से होती है। और बंगाल में जो है ये प्लासी के युद्ध से। थोड़ा सा देखते हैं बंगाल। देखिए, औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही भारत में एक तरीके से पॉलिटिकल क्राइसिस हो गया था। और पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से यहाँ पर जो है जो विदेशी शक्तियाँ थीं वो लगातार अग्रसर हो गई। और अग्रसर होने के साथ ही हम देखेंगे कि 1717 में फ़र्रुखसियर ने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में जो है दस्तक प्रदान की थी। यानी कि ये जो दस्तक है एक तरीके से देखा जाए तो इसको हम कह सकते हैं कि बिना टैक्स दिए आप व्यापार कर सकते थे। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई भी अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक बिना किसी टैक्स दिए या बिना किसी चुंगी के व्यापार कर सकता था। और ये जो उस समय जो बंगाल था एक समृद्ध राज्य था। बंगाल जो था उस समय एक समृद्ध राज्य था। और जो बंगाल का नवाब था इस समय सिराजुद्दौला था। और सिराजुद्दौला यानी कि एक तरीके से देखेंगे अलवर्दी खां का नाती था। सिराजुद्दौला जो था वो अलवर्दी खां का नाती था। और नाती होने के साथ साथ इसके जो है बहुत सारे दुश्मन पहले से ही इसके दरबार में मौजूद थे। और दरबार में मौजूद होने के तहत हम देखेंगे कि यहाँ पर सिराजुद्दौला ने जो दस्तक था इस पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा बंदिश लगाने की कोशिश की। और बंदिश लगाने के तहत कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज़ों के बीच में एक कन्फ्लिक्ट पैदा हुआ। और उस कन्फ्लिक्ट का नतीजा क्या निकला कि हम देखेंगे कि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध की शुरुआत हुई। एक तरफ देखेंगे कि जो सिराजुद्दौला था वो 19 साल की उम्र में, यानी कि 19 साल की उम्र में बंगाल का नवाब बना था। और सिराजुद्दौला जब 19 साल का जो बंगाल का जब नवाब बना था तो ये प्लासी के युद्ध के दौरान बंगाल की जो सेना में मीर जाफ़र, मीर कासिम, दुर्लभ राय, अमी चंद, बहुत सारे ऐसे गद्दार थे जो कहीं ना कहीं सिराजुद्दौला को पसंद नहीं करते थे। दूसरी तरफ देखेंगे मीर मदान, यानी कि मीर मदान और मोहनलाल, ये भी जो है बंगाल की नवाब की जो सेना के कमांडर थे। यानी कि जो मेन जो मुख्य कमांडर जो था, चीफ कमांडर जो था वो मीर जाफ़र था। और मीर कासिम भी जो है बंगाल की सेना का सेनापति था। एक तरफ हम देखेंगे कि एक तरफ जो है यहाँ पर देखेंगे बंगाल के नवाब की सेना, और दूसरी तरफ देखेंगे कि जो लॉर्ड क्लाइव था उसके हाथ में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना की कमान थी। लेकिन
ये जो मीर जाफ़र और मीर कासिम पहले से ही जो है लॉर्ड क्लाइव से मिल चुके थे और मिलने के तहत एक प्लानिंग तैयार हो चुकी थी बंगाल के नवाब के खिलाफ में, क्योंकि जो मीर जाफ़र था वो महत्वाकांक्षी था और वो कहीं ना कहीं जो बंगाल की गद्दी पर सिराजुल-दौला की जगह गद्दी पर बैठना चाहता था। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है लॉर्ड क्लाइव के पास में एक छोटी सी सेना थी और जो बंगाल का जो नवाब था करीबन 2,500 की सेना, की सेना, और इनके पास में करीबन 20,000 की सेना थी। तो बंगाल का जो नवाब था, जो मीर मदान और मोहनलाल के नेतृत्व में थी एक सेना, जो करीबन 10-12 हज़ार की जो सेना का नेतृत्व मीर मदान कर रहा था। जैसी लड़ाई हुई और जैसी बंगाल की जो लड़ाई, प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी के युद्ध के दौरान अफवाह फैला दी गई कि वे जो मीर मदान की जो है लड़ते समय मृत्यु हो गई है या मारा गया मीर मदान, जिससे जो है सेना का मनोबल गिरा। लेकिन मीर मदान अपने आप को बताने के लिए बाहर आया। जैसे ही वो बाहर आया तुरंत जो है ईस्ट जो है इसको गोली मार दी गई और इसकी हत्या हो गई, यानी कि ये मारा गया। और मारने के साथ ही जो है मीर जाफ़र ने जो बंगाल का नवाब था सिराजुल-दौला को सलाह दी कि आप जो है प्लासी को छोड़ करके आप जो है सीधे के सीधे बंगाल चले जाएं और बंगाल में जा कर के जो है वहाँ पर सेफ हो जाइए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो लॉर्ड क्लाइव की यानी कि जो कंपनी की सेना, एक बहुत बड़ी सेना अब जो है अटैक करने वाली है। तो देखिए यहाँ पर जो है एक चीज़ देखेंगे कि सिराजुल-दौला जो था, ये जो है कहीं ना कहीं इसमें डिसीजन मेकिंग की कमी थी। क्यों? क्योंकि अगर ये सिराजुल-दौला यहाँ पर डटा रहता और मीर जाफ़र से कहता कि हटो, तुम हटाओ, मैं जो है इस सेना का नेतृत्व करूँगा, चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना सेना हो, मरना महल में भी था, मरना यहाँ भी था। तो यहाँ पे हम देखेंगे कहीं ना कहीं सिराजुल-दौला जो था उसके अंदर डिसीजन मेकिंग की कमी थी। और ये डर की वजह से मीर जाफ़र के बहकाए में आकर के, क्योंकि मीर जाफ़र पहले ही किससे मिल चुका था, लॉर्ड क्लाइव से, और ये जो बहकाए में आकर के सीधा का सीधा ये वापस चला गया। और वापस जाने के तहत यहाँ पर जो है लॉर्ड क्लाइव ने जो है ये युद्ध एक तरीके से जीत लिया। और जीतने के तहत ही हम देखेंगे कि जो मीर जाफ़र का बेटा था उसने जा कर के मीरान ने सिराजुल-दौला को किले के अंदर हत्या कर दी और सिराजुल-दौला मारा गया। और मारने के साथ ही हम देखेंगे कि यहाँ पर मीर जाफ़र जो है गद्दी पर बैठा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान आती है कि एक नेपोलियन का एक स्टेटमेंट याद आता है। नेपोलियन ने कहा था कि मुझे 1,00,000 शेर की सेना नहीं चाहिए जिसका कमांडर भेड़ हो, मुझे 1,000 की भेड़ की सेना चाहिए जिसका कमांडर शेर हो। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम देखेंगे नेतृत्व की कमी दिखती है सिराजुल-दौला की, और सिराजुल-दौला इसी का शिकार हो गया। और सिराजुल-दौला के साथ ही हम देखेंगे कि यहाँ पर जो है प्लासी का युद्ध का निर्णय हुआ, और प्लासी का युद्ध जो है वो लॉर्ड क्लाइव के फेवर में, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के फेवर में गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी के फेवर में जाने के साथ ही अब यहाँ पर जो है बंगाल का जो अकेला नवाब है सिराजुल-दौला की जगह मीर कासिम को बनाया गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा जो है कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर और ज़्यादा पावरफुल होगी। और पावरफुल होने के साथ आप थोड़ा सा आगे देखेंगे, जैसे ये मीर जाफ़र और लॉर्ड क्लाइव फोर्ट विलियम की तरफ बढ़े, तो फोर्ट विलियम में जब ये दोनों लोग आए थे फोर्ट विलियम के अंदर, तो बंगाल की जो जनता ने लॉर्ड क्लाइव और मीर जाफ़र का फूलों से स्वागत किया। और फूलों से स्वागत करने के तहत यहाँ पर लॉर्ड क्लाइव को एक चीज़ बड़ी आश्चर्यचकित लगी। वो यहाँ पे जान चुका था कि जो भारत की जो जनता है वो गुलामी के लायक है,
और इसको आसानी से जो है इस पर रूल किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो जान चुका था कि एक तरफ तो हमने जो बंगाल के नवाब को मार दिया और दूसरी तरफ जो है ये लोग हमारा क्या कर रहे हैं, इनके नवाब को मारने के बाद हमारे ऊपर क्या बरसा रहे हैं, फूल। तो ये जो है ये जो आगे चल कर के बंगाल की जो जनता है वो त्रासदी के रूप में यहाँ पर देखेगी। तो थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे कि मीर जाफ़र जो है बंगाल का नवाब बना, और जैसे ही बंगाल का नवाब बना तो मीर जाफ़र को लॉर्ड क्लाइव का पिट्ठू कहा जाता था। मीर जाफ़र को लॉर्ड क्लाइव का पिट्ठू कहा जाने लगा। और जब भी कंपनी की कोई भी ज़रूरत होती थी तो वो कहीं ना कहीं जो है मीर जाफ़र से पूरी करता था, यानी कि बंगाल की जो खजाने से पूरी करता था। कि एक टाइम ऐसा आया कि जो मीर जाफ़र है वो कंपनी के जो है जो इच्छाएं थी उसको पूरा करने में नाकाम साबित हुआ। यहाँ तक कि ये कहा जाता है कि मीर जाफ़र के जो है घर के जो सोने चांदी के जो बर्तन हुआ करते थे वो भी गिर में रख गए थे। लेकिन अब हम देखेंगे कि जब मीर जाफ़र कंपनी की जो है जो भी ज़रूरतें हैं उनकी पूरा करने में नाकाम हुआ तो इन्होंने जो है बंगाल का जो अगला नवाब है वो मीर जाफ़र की जगह मीर कासिम को बनाया। और मीर कासिम के बारे में कहा जाता है कि ये अलीवर्दी खां के बाद में बंगाल का दूसरा ऐसा नवाब था थोड़ा सा जो दूरदृष्टि सोच रखता था। लेकिन जैसे ही गद्दी पर बैठा, ये थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। ये जैसे ही गद्दी पर बैठा और गद्दी पर बैठने के तहत ये शुरुआती टाइम में जो है लॉर्ड क्लाइव को इसने अच्छी खासी बंगाल का नवाब बनने के लिए रकम दी, और रकम देने के तहत ये बहुत जल्दी ये जान चुका था कि मैं ज़्यादा टाइम तक बंगाल की जो जनता के साथ अन्याय नहीं कर सकता, और अन्याय के साथ साथ मैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता। इसलिए मीर कासिम ने जो है अपनी राजधानी कलकत्ता से हटा करके मुंगेर ले गया, और मुंगेर में जा कर के इसने जो है तोड़दार बंदूकों का कारखाना लगवाया, और तोड़दार बंदूकों के साथ साथ इसने जो है अपनी जो संबंध है वो डचों से बढ़ाए, क्योंकि इसे पता था कि बिना जो है किसी दूसरे की मदद लिए बंगाल में शासन करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन हम देखेंगे कि जैसे जैसे ये जो है लगातार बंगाल से जो है अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप को कम कर रहा था, उसी बीच में हम देखेंगे कि साथ ही साथ भारत के अंदर जो दस्तक जो होता था केवल बंगाल के अंदर केवल वो ईस्ट इंडिया के कर्मचारी अधिकारियों के लिए था। लेकिन इसने जो है बंगाल की गद्दी पर बैठते ही दस्तक का जो प्रयोग है वो भारत के जो यानी कि बंगाल के लोगों के लिए भी खुला कर दिया। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब में ये क्लैश का कारण यानी कि एक विवाद का कारण बना। और ये जो विवाद है तो यहाँ पे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का यानी कि लॉर्ड क्लाइव का एक व्यक्ति, लॉर्ड क्लाइव का एक ऑफिसर था, उसने जो है एक एलिगेशन लगाया कि जो है मुंगेर के जो किले के अंदर कहीं ना कहीं बारूद जो है बनाया जा रहा है, और बारूद बनाने के तहत वो कहीं उसका जो है प्रयोग जो है कंपनी के जो है सेनाओं पर किया जाएगा। जिसको लेकर के जो है उसने क्या किया कि उसने जो किले में गया, जो किले का ऑफिसर था उसको मारता हुआ लेकर के गया, और मारता हुआ इतना मारा कि यानी कि जो बंगाल का नवाब था मीर कासिम के सामने उल्ट बुरा भला का, और कहा कि जो तुम्हारे जो नवाब की औकात नहीं है कि जो है हम लोगों से कुछ कह सके, तुम्हारी तो छोड़ो। तो जो ये पानी जो है मीर कासिम जान चुका था कि जो पानी है वो सर से ऊपर से गुजर चुका है। मीर कासिम ने अपनी तलवार उठाई और जो लुइस नामक जो अधिकारी था ईस्ट इंडिया कंपनी को उसकी मारा, उसकी गर्दन उड़ा दी। और यहाँ पे गर्दन उड़ाने के तहत हम देखेंगे कि दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम के बीच में विवाद हुआ। और विवाद के साथ यहाँ पे हम देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बेदरा के युद्ध में, बेदारा 1759 बेदरा के युद्ध में डचों को भी पराजित कर दिया था। और डचों को जब पराजित कर दिया
तो ये जो है मीर कासिम जो है सीधा का सीधा बंगाल की गद्दी को अवध के जो नवाब थे शुजा-उल-दौला दौला को सौंप करके यहाँ से भाग गया, क्योंकि ये जो है एक युद्ध हुआ था गड़िया के युद्ध में जो है मीर कासिम को कंपनी की सेना ने पराजित कर दिया, और पराजित करने के तहत ये सीधा का सीधा अवध के नवाब को जा कर के बंगाल को सौंप दिया। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और देखेंगे, क्योंकि अब यहाँ पे इंडिया के अंदर एक चीज़ और है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आकांक्षाएं इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि उनको जो बंगाल के नवाब हैं वो पूरा नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े अकाल आएंगे, और अकाल आने के साथ में जो जनता है वो एकदम त्रास्त हो जाएगी, क्योंकि यही चीज़ होती है कि जब आप किसी का सब जनता की एक गलती या किसी भी एक रूलर की एक गलती पूरी की पूरी जो है कंट्री को भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पे अब जो जनता है, जो बंगाल के नवाब के साथ जो धोखा किया था मीर कासिम या मीर जाफ़र ने, उनको भी इस चीज़ का एहसास होने लगा था कि कहीं ना कहीं ये हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। और वो जो भारतीय जनता ने, ख़ासतौर से जो बंगाल की जनता ने जो लॉर्ड क्लाइव का जो फूलों से स्वागत किया था, अब वो एक ऐसा वक्त आएगा कि जो है यहाँ की जो जनता है बंगाल में बड़े बड़े अकाल आएंगे, और जिससे कि यहाँ पर जनता जो है भूख से मरने लगेगी। और ये एक कंडीशन ये आ जाएगी कि लोग अपने बच्चे जो भूख कुपोषित होकर के मर जाएंगे, भूख से मर जाएंगे, उनका मांस खाने लगेंगे। तो ये कंडीशन बंगाल में हम देखेंगे, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें उस समय के जितने भी राइटर्स हैं उन्होंने लिखा है इसको कि ये हालात हो गए थे बंगाल के अंदर। तो ये थोड़ा सा हम देखेंगे कि क्योंकि मीर जाफ़र और मीर कासिम को भी इस चीज़ का एहसास हो चुका था कि ये जो है हमने जो है अपने नवाब को मरवा करके एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है हमने बंगाल में जो है अंदर ला करके कहीं ना कहीं एक गलती, एक बहुत बड़ा पाप किया है, और उसकी सज़ा अब बंगाल की जनता को भी भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि बंगाल की जनता पहले ही जो है फूलों से स्वागत कर चुकी थी। लेकिन हम देखेंगे हमारा जो अगला जो लेक्चर होगा वो जो है बैटल ऑफ बक्सर, यानी कि यहाँ से जो है इनका ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थायित्व है पूरी तरीके से जम जाएगा, और यहाँ पर पूरी तरीके से इंडिया में अपना पैर जमा चुके होंगे। शुक्रिया।